Hello friends, welcome to my channel My Enjoyable Study. In this video, we are going to start the part 2nd of chapter 1st class 7th Nutrition in Plants in both Hindi and English. So we have done in the previous video the part 1st, and in this video we are going to complete the chapter 1st of science of class 7th. So let's start. In this chapter the first one is the algae. Algae Hindi meaning is शैवाल. So what is an algae? Algae is an organism which grows mainly in water, and it is considered as a plant but isn't an organism. It's an animal, not an animal, we can say. It's water growing plants, algae. In Hindi it is known as shaival, and also you know that it is green in color. So in this chapter we are going to study about the algae. Why? Because of its green color. So इसका जो कलर होता है वो हरा होता है, इट मीन्स ग्रीन. तो इसमें जो है कि इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट, it is a green pigment, chlorophyll. It is the cell organelle which contains the pigment chlorophyll, which is green in color. We have also studied this pigment in the previous lecture in the photosynthesis prakash संश्लेषण process, that it is the green pigment present in the plant, in the leaf. Okay, so it is done. Big algae only contain this part, that it's green in color. Why green in color? Because it contains a pigment called as chlorophyll. So, and if it has chlorophyll, it means it prepares its own food. Because green pigment is present, it means it do the autotrophic mode of nutrition. It performs that nutrition. सो इसमें क्या है कि एल्गी का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और वो ग्रीन होता है किसकी वजह से? एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस की वजह से ग्रीन होता है. और अगर ये पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर, तो इसका मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रही है, मतलब कि ये जो है खुद से अपना खाना बनाती है. बस इसमें एल्गी का इतना ही टॉपिक है. उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ तो पहले वाली वीडियो में. विश्व पोषण बोलते हैं इसको हिंदी में. इसका क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए. लाइक ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ये खुद का खाना बना ही नहीं सकता, तो ये दूसरों पे डिपेंड होता है इससे कहीं से अपना खाना मिल जाए. तो ये जो है ना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, it have three parts, three modes. One is the parasitic, other one is saprophytic, and the next one is symbiosis. Parasitic, saprophytic and symbiosis relationship. It is a relationship. In your book these three modes are given. So first one is the parasitic nutrition. इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी. तो इसका मतलब क्या होता है? ये पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये दो चीज़ें कवर करता है. फर्स्ट वन ये दो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है. जो फर्स्ट वाला है ना उसको बोलते हैं हम पैरासाइट, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट ऑर्गेनिज्म. तो इसमें जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म होता है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब जो किसी और के ऊपर डिपेंड हो, और किसी और के ऊपर डिपेंड है तो मतलब ये जो है ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट, वो है जो किसी और पे जो डिपेंड है ना, वो है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म. होस्ट जिसके ऊपर डिपेंड है, जहाँ से ये अपना खाना लेता है, वो होता है होस्ट, जिसके ऊपर पैरासाइट ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है. और जो डिपेंड होता है वो पैरासाइट, और जिसके ऊपर डिपेंड होता है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब इसको अलग क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें क्या है कि ये पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी के ऊपर या अंदर या फिर बाहर, ऊपर उसके ऊपर रहता है और उसी होस्ट से ही अपना खाना निकालता है. जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है वो है कसकट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल. ये एक प्लांट है. जो ये कसकट्टा है ना, ये कोई भी नॉर्मली प्लांट्स होगा उसके ऊपर ये फैल जाएगा. ऐसे येलो इन कलर होता है आई थिंक, और उसके आपकी बुक में ना पिक्चर दी है, उसमें देख लेना आप.
तो उसमें ये उसके ऊपर फैलता जाता है और उसी के वो जो फिर जो प्लांट है ग्रीन प्लांट वो अपना खाना बनाएगा खुद से, तो उसका खाना ही ले लेगा उसकी बॉडी के ऊपर रह के। तो वो ट्री के ऊपर रह रहा है, तो ट्री क्या हुआ यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म, और खाना भी वो ट्री से ले रहा है, मतलब किससे ले रहा है, वो तो है होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर डिपेंड। अगर वो खाना नहीं बनाएगा तो वो तो अपने आप ही मर जाएगा कसकट्टा, तो ये हमारे बेल। तो फिर ये जिस पे डिपेंड है वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर होस्ट है ट्रीज, और जो पैरासाइट है ना वो यहाँ पे है कसकट्टा, क्योंकि वही तो डिपेंड है ना। सो हमारा पैरासाइट का यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो आता है ना वो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक में क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू कैन से। मतलब इसमें जो है ना मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है। कोई भी मरे हुआ, जैसे कोई भी मिल गया डियर वगैरह, कोई भी मरा हुआ है, उसके ऊपर वल्चर्स अटैक कर देते हैं, या फिर स्कैवेंजर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये सब जो भी है ना, वल्चर्स, स्कैवेंजर्स, ईगल, ये सब होते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये परफॉर्म करते हैं, और ये खुद सेप्रोफाइट्स होते हैं जो इसको परफॉर्म करेंगे, मतलब कि किसी मरे हुए जानवर को खाते हैं ये लोग। और ये एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है ये, एक ऑर्गेनिज्म दो, ये दो ऑर्गेनिजम्स है फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि जैसे इन दोनों में ना वो हो गया सुझाव, एक समझौता हो गया, एक तरह से एग्रीमेंट कि मैं ना तुम्हें खाना दूंगा, ये बोलता है कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, और ये बोलता है फिर मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, मतलब रहने की जगह देगा। ये इसको खाना देगा और ये इसको रहने की जगह देगा। अब इन दोनों में दोनों का बेनिफिट है रिलेशनशिप। अगर ये इसको खाना नहीं देगा ये तो मर ही जाएगा, और ये इसको शेल्टर, इसको जगह नहीं देगा, तो फिर ये वैसे ज़्यादा धूप आने के कारण या फिर वैसे मर जाएगा। तो ये दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है। एक बोलता है मुझे तुम खाना दो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, ये जो है ना, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा, तुम्हें कवर, तुम्हें प्रोटेक्ट प्रोवाइड करूंगा। तो ये दोनों का बेनिफिट हो गया, इसमें एक खाना दे रहा है, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप इन दोनों में बनाना, इसको बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जो उससे नेक्स्ट है ना, यहाँ पर हमारा ये एल्गी कवर हो गया, हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस बच गया, सेप्रोफाइटिक हो गया है, सिम्बायोसिस। तो अभी जो है ना हम इंसेक्टिवोरस प्लांट करेंगे। इंसेक्टिवोरस, ये जो होता है ना, इसको हिंदी में बोले कीट खाने वाले। कीट मतलब कि कीड़े वगैरह, मतलब इंसेक्ट्स को जो खाते हैं ना उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। प्लांट्स या फिर एनिमल्स भी होते हैं वैसे तो। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को। प्लांट्स, कुछ ना ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मतलब पिक्चर लाइक अलग अलग मतलब मटके के जैसे अलग अलग शेप के होते हैं, और वो इतना अट्रैक्ट करते हैं ना इंसेक्ट्स को। जैसे कि कोई भी प्लांट है, इस तरह का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक प्लांट इस तरह से होता है, तो वो है ना ऐसे ऐसे खुला हुआ होता है, तो वो मक्खी या फिर हाउस फ्लाई जो भी आएगा ना इंसेक्ट उसको अट्रैक्ट करेगा। वो जैसे यहाँ पे आके एक ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट बैठ गया, इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बोले क्योंकि इंसेक्ट्स को ही खाता है। जैसे कि यहाँ पे मक्खी आ गई इसके ऊपर, इसने इसको अट्रैक्ट कर दिया, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर जो है ना उसके स्टिकी मटेरियल्स होता है, तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। उसकी जो पैर होते हैं ना वो उस पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एकदम से, और फिर तभी वो उड़ नहीं पाएगी और उसको एकदम से क्लोज। अब ये बंद होते ही एकदम से, और फिर इसको खा जाएगा, ये यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगी, बस इसका काम खत्म, ये मर गई, दैट्स इट, डाइड, मर गई बेचारी। तो इसको है ना ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, वैसे हमें नहीं, इंसेक्ट्स को हमें को थोड़ी ना खाएगा। तो ऐसे प्लांट जो है ना उनको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीट खाने वाले। इनको हिंदी में यही बोलते हैं, कीट खाने वाले। कीट मतलब कि कीड़े मकोड़े जानवर, कीट खाने वाले। और प्लांट्स हैं तो पौधे हो गए, दैट्स इट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी डन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द सोइल, मतलब जो हमारी मिट्टी है, सोइल है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि पोषक हैं, पोषण, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब उनका रीज़न वगैरह, ये पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक पेज के ऊपर कवर किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इस सोइल में हमें पता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे होते हैं जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल भी होते हैं। तो अब वो है ना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी अमाउंट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। तो इस टॉपिक में यही बताना है कि वो क्या हैं, मतलब कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की ये डिक्रीज होती जा रही है, और हम क्या कर सकते हैं इनको इंक्रीज करने के लिए वापस से, क्योंकि हमारे लिए बहुत असेंशियल है इसीलिए। तो जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट और द मेन रीज़न है ना वो तो है इसका मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़, मैन्यूर्स का नहीं, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़, ये मेन रीज़न है। क्योंकि हमें ना फैक्ट्री से फर्टिलाइज़र्स वगैरह ले आते हैं, उनको खेत में डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोइल का डैमेज हो जाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो बहुत कम हो जाते हैं धीरे धीरे, उनके अमाउंट होते होते। और एक बार तो ऐसा टाइम भी आता है कि ना वो सोइल फिर कुछ उपजाऊ नहीं होती है, वो कुछ उगा ही नहीं पाती है वो सोइल, बोलते हैं ना बंजर बंजर बन जाती है वो, एकदम बैरन लैंड। हाँ, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते जा रहे, डिक्रीज होते आ रहे हैं धीरे धीरे, साल भर ऐसे हमने उगाते गए, जितना ज़्यादा हम उनका यूज़ करेंगे तो उतना कम होते जाएगी हमारे सोइल में न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल है और पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोइल से हमें पता है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वो तो उसमें फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि जो वाटर है वो नीचे सोइल से तो एब्जॉर्व करते हैं ना प्लांट्स रूट्स के थ्रू, तो वो भी कम होते जा रहे हैं, मिनरल्स भी कम होते जा रहे हैं। तो फिर कैसे हमारी सोइल जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगी, प्लांट्स कैसे ग्रो पाएंगे। और जो सेकंड रीज़न है ना, दैट आई थिंक दैट इज़ द डिफोरेस्टेशन, ये भी एक मेन रीज़न है जिससे कि सोइल कवर जो है ना वो लॉस हो जाता है। क्योंकि हम पेड़ों को काटते रहते हैं ना, वो डिफोरेस्टेशन पेड़ों को काटना ही होता है, उनका कम होना। तो अगर हम पेड़ों को एक जगह से काट देंगे, पहले वहाँ पर इतने सारे पेड़ हुआ करते थे, हमने अभी उनको सबको काट दिया, तो फिर ये लैंड बचेगी, और ये सोइल है ना जैसे हवाई जोर की, ये उड़ के कहीं और चली गई, यहाँ पे तो सोइल लॉस हो गया, सोइल लॉस हो गया, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। तो ये भी एक मेन रीज़न है डिफोरेस्टेशन, सोइल के न्यूट्रिएंट्स का कम होने का। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसका अपोजिट एफोरेस्टेशन करना चाहिए इसको, मतलब नए पेड़ उगाने चाहिए अगर इसको कम करना है सोइल के न्यूट्रिएंट्स को, या फिर रीफोरेस्टेशन करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन मतलब कि जिस जगह से पेड़ काटे थे वहीं पे ही दोबारा लगाना, वो तो होता है रिफॉरेस्टेशन। और किसी और नई जगह पर जहाँ पे मतलब पहले काटे भी नहीं गए फिर भी हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, वो होता है एफोरेस्टेशन। दोनों में पेड़ लगाना होता है, बस जगह का फ़र्क है। तो फिर ये जो दोनों है ना ये बहुत मतलब एसेंशियल है हमें अगर सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है तो उसके लिए। और दूसरा है फर्टिलाइजर्स के अमाउंट को कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा पता है इसमें वो तो हो जाता है कि अमाउंट वैसे जैसे कि ज़्यादा निकल जाती है, जल्दी पेड़ ग्रो हो जाते हैं हमारे पौधे, हमारी फसल जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन जल्दी के चक्कर में ना इतने सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं हमारी सॉइल के कि आगे जाके पता भी नहीं कि वो ग्रो भी कर पाएगी या नहीं। इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स को ना कम यूज़ करना चाहिए। उसकी जगह आप मैन्यूर्स यूज़ कर सकते हो, काउडंग के सॉरी काउडंग हो गया वो भी यूज़ कर सकते हो, एक मैन्यूर है नेचुरल मैन्यूर। तो ये सब ना इतना हार्मफुल नहीं रहता है हमारी सॉइल के लिए। और उसके बाद जो टॉपिक आता है, हाँ तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। यहाँ से जो है ना हाउ सोइल्स लाइचेंस तो आपको पता ही है, उसका एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, ये ह्यूमन बॉडी पर रहती है, मतलब जुए वगैरह है। तो ये वैसी एक और लाइकेंस भी होती है, ये वो नहीं है शायद से, तो हाँ तो ये इसी का एग्जांपल ये भी हो गया हाउ न्यूट्रिएंट्स कवर। अब स्टोमेटा बचा है, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स मैंने आपको इसी के साथ ही कवर करवा दिया। इनका क्या रोल होता है मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का, वही फर्टिलाइजर्स तो फैक्ट्रीज में बनते हैं, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, और मैन्यूर जो है ना हम होममेड बना सकते हैं, नेचुरल होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं प्लांट्स के लिए, ये इतने हार्मफुल होते हैं, मतलब अच्छे नहीं रहते ये। और जो स्टोमेटा आता है अभी, ये इसको हिंदी में रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। ये लास्ट टॉपिक बचा है बस, हमारा फिर चैप्टर कवर हो जाएगा ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये जो है ना स्टोमेटा, इसमें क्या होता है
कि ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीफ, जैसे हमारे पत्ता है ना, मान लेते हैं ये एक लीफ है प्लांट की, तो इसमें ना बहुत सारे स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये कुछ इस तरह से होता है स्टोमेटा, ऊपर से इसके इस तरह से गार्ड सेल्स। ये हमारा न्यूक्लियस इधर नहीं होता है, ये इधर और इधर होता है, इनमें भी न्यूक्लियस होता है ऐसे। तो ये हमारा ना स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनके ये जो होते हैं ना, इन्हें तो बोलते हैं हम सबसिडरी सेल्स, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये बीच का स्पेस होता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की दोनों चेंज होती हैं, एक बाहर जाती है एक अंदर आती है, ऐसे एक्सचेंज होती रहती, नहीं तो रेस्पिरेशन का हो गया। जैसे ये अंदर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो CO2 अंदर लेगा और बाहर के छोड़ेगा ऑक्सीजन। तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, ये स्टोमेटा के थ्रू होगा। ये गैसेस पत्ते के अंदर कैसे जाते होंगे, कभी सोचा है? ये ना ये स्ट्रक्चर खुल जाते हैं और इनके अंदर से ये जो स्पेस बन जाता है ना, इस स्पेस के थ्रू ऐसे अंदर बाहर जाते रहते हैं। और जो सुबह के टाइम ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर, वो भी इन्हीं के थ्रू होता है कि पानी का उड़ना होता है ना, पानी उड़ जाता है उस पर लीफ पर से वेपर्स की फॉर्म में, और ट्रांसपिरेशन वो भी इन्हीं के स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। और जो रात को होता है एक प्रोसेस, गटेशन, गटेशन बोलते हैं उसको, हिंदी में तो नहीं पता, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना शाम के, सुबह देखते हैं सुबह सर्दियों में, या फिर वैसे भी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे ये उसकी लीफ हो गई, तो उन पे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, जैसे कि ओस बोलते हैं यहाँ पे, तो कि उस पर ना ओस लग गई ऐसा बोलते हैं, तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं लिक्विड की फॉर्म में। अगर लिक्विड की फॉर्म में तो पत्ते से बाहर आए ना तो घोटेशन होगा, और अगर वेपर्स की फॉर्म में पानी उड़ जाए पत्तों में से, तो उसको तो बोलेंगे ना, वो बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन। तो ये था हमारा स्टोमेटा का फंक्शन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, एंड गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल because we do very work hard for this. So thank you. If you like this video really, so please subscribe our channel. Okay.